हेलो दोस्तों, मैं हूं मंतोष और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एम मैजिकल क्लासेस। आज हम कक्षा 12वीं के विषय अर्थशास्त्र के यूनिट 3 के कुछ आगे के टॉपिकों को आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए, हमारा आज का टॉपिक है किस स्तर में उत्पादन लाभप्रद है। यहाँ पे स्तर का मतलब अवस्था है। ये देखते हैं किस अवस्था में उत्पादन लाभप्रद है। तो इसका उत्तर होगा द्वितीय अवस्था में उत्पादन लाभप्रद होता है। अगर ये एमसीक्यू में आएगा तो इसका द्वितीय अवस्था जो उत्तर है ये पर्याप्त है। पर अगर इसे पूछ लिया कि किस स्तर में उत्पादन लाभप्रद है समझाइए, तो आप इसे थोड़ा लंबा में लिखना पड़ेगा और वो जो क्वेश्चन होगा वो भी 2-3 मार्क्स का होगा। तो चलिए समझते हैं उस क्वेश्चन के साथ कैसे डील करेंगे। तो उत्पादन जो है वह दूसरी अवस्था में सबसे ज़्यादा लाभप्रद होती है। जैसा कि आप यहाँ पे इस उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम समझाने की ये कोशिश करेंगे कि दूसरी अवस्था में लाभप्रद होती है, पर कैसे होती है वो आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं अवस्था 1 है। इस अवस्था में उत्पादन जो है वह तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन वह दूसरी अवस्था में होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा उत्पादन दूसरी अवस्था में हो रही है। और दूसरी अवस्था में खास बात यह होती है कि पहली अवस्था में आपको अगर उत्पादन करना है तो सभी प्रकार के साधनों का उपयोग करना पड़ेगा, सभी प्रकार के साधनों का उपभोग करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो किसी वस्तु का उत्पादन करना चाहती है तो वह मशीनों का भी उपभोग करेगी और कच्चे माल का, श्रम का, सबका उपभोग करेगी। तब उसको पहली अवस्था में सबसे ज़्यादा तेज़ी से कुल उत्पादन होगा। लेकिन दूसरी अवस्था में केवल कच्चा माल का ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि आदमी अगर दूसरा अवस्था तक उत्पादन कर रहा है तो यानी कि पहली अवस्था को पार करके ही आ रहा है और उसने तो पहले से ही मशीन लगा चुके हैं, यानी कि जो स्थिर साधन होते हैं वो पहले से ही लगा चुका है। तो दूसरे अवस्था में केवल कच्चा माल का उपयोग करके उत्पादन सबसे अधिक हो जाती है। तो दूसरी अवस्था में सबसे ज़्यादा अच्छा उत्पादन माना जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सीमांत उपयोग जो उत्पादन है वह घट रहा है, लेकिन सीमांत उत्पादन घट रहा है इसका मतलब है कि एक परिवर्तनशील वस्तु से जो कुल उत्पादन में हुआ परिवर्तन को सीमांत उत्पादन कहते हैं। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसमें देख लीजिए। ये वीडियो यूनिट 3 का तीसरा वीडियो है। इससे पहले भी 2 वीडियो बन चुका है और जो कि काफ़ी एग्ज़ाम के व्यू से महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो सब पहले हमने पढ़ा दिया है। जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये पहले का दूसरा वीडियो का है, एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है। ये अवस्था 1, 2, 3 क्या होता है उसमें अच्छे से बताया गया है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आपको अच्छे तरह से आशा करते हैं समझ में आ गया होगा कि दूसरे अवस्था में उत्पादन लाभप्रद होता है। अगर आपसे लंबा क्वेश्चन पूछ ले तो आप इसी के साथ डिस्कस कर लीजिएगा। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। दूसरी अवस्था में उत्पादन लाभप्रद होती है। तो कैसे होती है? क्योंकि हम दूसरे अवस्था में केवल परिवर्तनशील वस्तुओं का उपयोग करने से हमारा जो उत्पादन है वह सबसे अधिक होता है। पहले अवस्था में सबसे ज़्यादा तेज़ी से उत्पादन होता है, लेकिन दूसरे अवस्था में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और हमसे पूछा गया है कि किस अवस्था में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगर पूछा गया कि किस अवस्था में सबसे तेज़ी से होता है उत्पादन, तो उसका उत्तर होता अवस्था 1। और इसी प्रकार के कुछ एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं बाहर से एमसीक्यू नहीं लाएगा इस वर्ष। कोविड के चलते जो सिलेबस में थोड़ा चेंजिंग हुआ है कि इस वर्ष लगभग 35 से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यू। तो यहीं से उठाएगा आपका एमसीक्यू छोटा छोटा, जैसे कि किस अवस्था में सबसे तेज़ी से उत्पादन होगा, किस अवस्था में सबसे ज़्यादा उत्पादन होगा। तो ये सब आप अच्छे से समझे रहिएगा, तो एमसीक्यू के लिए कहीं से अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहीं से आपका एमसीक्यू आएगा। चलिए हम अपना अगला टॉपिक को देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पैमाने के प्रतिफल क्या है। तो पैमाने के प्रतिफल एक माध्यम है जिससे कि हम किसी भी फैक्ट्री का, आप समझ सकते हैं, कितना कुल
उत्पादन में परिवर्तन हुआ इसको जो बताता है उसे पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। चलिए एक बार इसे भी पढ़ लेते हैं। पैमाने का प्रतिफल वह संकल्पना है जिसके माध्यम से उत्पादन व्यवस्था में परिवर्तन साधनों में एक साथ वृद्धि कर देने से उत्पादन में हुई परिवर्तनों की गणना की जाती है। इसका पूरा यही मतलब है, ये यही बोल रहा है कि जो पैमाने का प्रतिफल है एक साधन है जो कि हमें सभी परिवर्ती साधनों में एक साथ वृद्धि कर देने से जो कुल उत्पादन में परिवर्तन होता है उसे बताता है, वही कहलाता है पैमाने का प्रतिफल। हमारा अगला टॉपिक है पैमाने का प्रतिफल कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। ये एक लंबा क्वेश्चन है, चलिए उसे हम आपको बता देंगे। इसे शॉर्ट टर्म में लिखा है हमने। आप कॉपी पेन जब भी पढ़ाया जाता है तो आप निकाल के रखिए। आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आता है या फिर जो भी चीज़ पढ़ाया जाता है आप उसका शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाते चलिए। यहाँ भी हमने जैसे शॉर्ट में ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम कम बचा है, पर आपका सिलेबस पूरा कवर हो जा रहा है, इतना पढ़ाया जा रहा है। तो आप कॉपी कलम निकाल के रखिए, जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उस अपने साथ लिखते चलिए ताकि अच्छे से आपको ज़्यादा दिन तक वो याद रहेगा। रिवीजन एक तरह से हो जाता है वो। पैमाने का प्रतिफल क्या होता है वो तो हमने पहले बता दिया। अब देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो पैमाने के प्रतिफल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल, दूसरा होता है पैमाने का स्थिर प्रतिफल, तीसरा होता है पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। चलिए एक एक करके तीनों को समझते हैं। पहला होता है पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल, इसे बढ़ता प्रतिफल भी कहते हैं। तो इस प्रतिफल में क्या होता है कि जब हम कुल साधनों की संख्या में किसी दर से वृद्धि करते हैं और उस जो वृद्धि का दर है साधनों का उससे अधिक दर से जब हमारा उत्पादन में वृद्धि होता है उसे कहते हैं पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल। जैसे कि मान लीजिए हमने उत्पादन के सभी साधनों को 20% की दर से वृद्धि किया और 20% की दर से उत्पादन के साधनों में वृद्धि करने से हमारा उत्पादन में 25% की दर से अगर कुल उत्पादन में वृद्धि हो गया तो उस अवस्था को कहते हैं पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल। हमारा दूसरा है पैमाने का स्थिर प्रतिफल। पैमाने के स्थिर प्रतिफल में जैसा कि हमने बताया अभी कि मान लीजिए हमने उत्पादन के सभी साधनों को 20% की दर से वृद्धि किया और हमारा जो कुल उत्पादन का जो वृद्धि का दर है वो भी 20% ही रहा, तो इस अवस्था को कहते हैं पैमाने का स्थिर प्रतिफल। हमारा अगला है पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल में क्या होता है कि जब कभी भी कुल उत्पादन के साधनों की संख्या में जिस दर से वृद्धि किया जाता है उससे कम वृद्धि का दर जब कुल उत्पादन में देखा जाता है तो इस अवस्था को कहते हैं पैमाना का ह्रासमान प्रतिफल। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसा कि हमने अभी पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए किसी फैक्ट्री में जो उत्पादन के साधन है उसके वृद्धि का दर है 20%, यानी कि 20% साधन बढ़ा दिए गए और उस 20% के सभी साधनों का जो दर है बढ़ोतरी का उससे जो कुल उत्पादन है वह मात्र 15% ही बढ़ा, यानी कि कुल साधन के जो बढ़ोतरी का दर है उससे हमारा कुल उत्पादन का दर कम है, तो इस अवस्था को कहते हैं पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है साधन के प्रतिफल एवं पैमाने के प्रतिफल में अंतर बताएं। चलिए इसमें हमने पहले से लिख दिया है, आप बस चलिए इसे पढ़ देते हैं, आप समझ लीजिएगा। इसमें कुछ समझाने का नहीं है, ये पहले से सब कुछ समझाया गया है। तो इसका पहला बिंदु है केवल एक माध्यम को बढ़ाने या घटाने पर उत्पादन में अंतर को देखा जाता है, जैसा कि ये हमने साधन के प्रतिफल में देखा था। और इस साइड लिखा है हमने पैमाने का प्रतिफल। तो पैमाने के प्रतिफल में सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन से कुल उत्पादन में हुए परिवर्तन को देखा जाता है। ये सब पहले भी पढ़ाया जा चुका है। दूसरा है बिंदु साधन के प्रतिफल की तरफ
देखते हैं। कुल उत्पादन में कमी होती है, लेकिन पैमाने के प्रतिफल में कुल उत्पादन में कमी नहीं होती है। हाँ, इसमें ये ज़रूर होता है कि देर बाद, पहले तो पैमाने के प्रतिफल में बहुत ही तेज़ी से उत्पादन होता है कुल उत्पादन का, लेकिन धीरे धीरे, जैसे कि अवस्था 2 में हमने बताया था कि जो उत्पादन का दर होता है वो कम हो जाता है, लेकिन कम नहीं होता है। और यहाँ पे है इसका तीसरा बिंदु है साधन के प्रतिफल का। यह अल्पकाल में होता है, लेकिन पैमाने का प्रतिफल यह दीर्घकाल में होता है, क्योंकि पैमाने के प्रतिफल में जो उत्पादन के सभी साधन का संख्या में परिवर्तन किया जाता है, जो कि दीर्घकाल में होता है। और साधन के प्रतिफल में ये केवल परिवर्तनशील साधन के संख्या में परिवर्तन किया जाता है, और जो कि आप सबको पता है कि परिवर्तनशील साधन की संख्या में परिवर्तन अल्पकाल में होता है। और चौथा है, इसके 3 अवस्थाएं हैं। वो कौन कौन है आपको बताया जा चुका है, यहाँ पे देख लेते हैं। बढ़ते दर से अल्प उत्पादन की अवस्था, दूसरा है घटते दर से उत्पादन की अवस्था, और तीसरा है ऋणात्मक सीमांत उत्पादन की अवस्था। इसमें भी यह भी 3 प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं। पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, पैमाने का स्थिर प्रतिफल, पैमाने का घटता प्रतिफल, ये होता है। ये है पैमाने का प्रतिफल और साधन के प्रतिफल के बीच का अंतर। आप इस प्रकार से लिखिएगा तो ये थोड़ा अच्छा लिखने में लगता है। इस प्रकार से आप 2 भाग में बांट दीजिएगा अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाए परीक्षा में तो। और ये अक्सर 3 नंबर में पूछा जाता है, तो एक टॉपिक यहाँ पे अब 3 नंबर का पूछा जाए तो 3 बिंदु लिखिएगा। अगर आपको याद है तो 4 बिंदु भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 बिंदु में भी काम चल सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के कारण बताइए। इसके भी हम 4 बिंदु लिखे हैं। चलिए पहला बिंदु देखते हैं, श्रम की मितव्ययिता। मितव्ययिता यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो चलिए इसे सरल से करके समझते हैं। श्रम की मितव्ययिता का मतलब यही है कि कहीं भी कोई भी, मान लीजिए फैक्ट्री लग रहा है तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करना है, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किस वस्तु में कितना कितना पैसा लगाया जाए कि हमें ज़्यादा लाभ मिले। यानी कि बुद्धिमत्ता से किसी वस्तु के खरीदी के लिए जो खर्च किया जाता है उसे श्रम की मितव्ययिता कहते हैं। दूसरा है श्रम विभाजन का कुशल उपभोग। तो श्रम विभाजन का कुशल उपभोग का यही मतलब है कि श्रमिकों को इस प्रकार विभाजित किया जाता है उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। ये होता है श्रम विभाजन का कुशल उपभोग। यानी कि कहीं पे अगर 8 मजदूर का जरूरी है, वहाँ पे 10 मजदूर लगे हुए हैं, और कहीं पे 12 मजदूर का जरूरी है, वहाँ पे 10 मजदूर लगे हुए हैं। तो इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जहाँ पे जितने मजदूर का जरूरी है वहीं पे उतना ही मजदूर रहे। अगर कहीं कम पड़ रहे हैं तो वहाँ ज़्यादा कर दिया जाए, जहाँ पे ज़्यादा पड़ रहे हैं वहाँ से कम कर दिया जाए। तो ये होता है श्रम विभाजन का कुशल उपभोग। तीसरा है तकनीक का पूर्ण लाभ। इस पैमाने का बढ़ते प्रतिफल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। आप समझ सकते हैं ऐसे भी कि तकनीक का पूर्ण लाभ होगा तो अधिकतम उत्पादन होगा, और अधिकतम उत्पादन होगा तो अधिकतम लाभ होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का उत्पादन लाभ प्राप्त करने के लिए ही होता है अधिकतर। और चौथा है हमारा बिंदु, परिवहन एवं भंडारण में कुशलता। यानी कि किसी भी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है परिवहन एवं भंडारण। किसी भी वस्तु का अगर उत्पादन हो रहा है, समय पर परिवहन नहीं हो रहा है, तो आप सभी को पता होगा कि बहुत ही वस्तु का एक्सपायरी डेट निश्चित होता है। यानी कि अगर वह समय पर डिलीवरी होगा तभी तो समय पर उपभोग किया जाएगा। और भंडारण, अगर कभी ज़्यादा वस्तु का उत्पादन हो जा रहा है तो उसे रखने के लिए हर एक कंपनी को बहुत ही बड़ा स्टोर रूम होता है, जिसमें कि वह अपने वस्तुओं को, उत्पादन के वस्तुओं को स्टोर करके रखा जा सके, ताकि अगर कभी भी किसी भी समय मार्केट का डिमांड एकदम से बढ़ गया तो उसे सप्लाई करने के लिए वहाँ पे वो वस्तु रखा रहे। ऐसा नहीं है कि डिमांड आज बढ़ा तो आज ही उत्पादन के लिए हम लगेंगे, तो फिर सेल कब करेंगे। तो इसीलिए ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पैमाने के बढ़ते प्रतिफल में। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया
तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।